स्लेव्स रदर देन सन्स। इस टॉपिक में हमारा ये है कि तुगलक और खिलजीज़ के अंदर एक कह सकते हैं कि उनके एक तरीके का एक ट्रेड था कि वो अपने बेटों से ज़्यादा बिलीव अपने स्लेव्स को या गुलामों को, या जो नीचे निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, मतलब ऐसा है कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा आपके विश्वास पात्र होते हैं, या फिर मतलब कि वो आपके मतलब हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र होते हैं। तो उस समय भी तुगलक और खिलजीज़ के अंदर ऐसा था कि स्लेव्स रदर देन सन्स की बेटों से ज़्यादा वो गुलामों पे ट्रस्ट करते थे। ठीक है, सुल्तानों को द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तानों को उस समय में ये सलाह दी जाती थी कि स्लेव्स whom one brought up and promoted must looked after it needs whole lifetime and good luck find worthy and experienced slaves। कि वो अधिकतर क्या करते थे, जिस गुलाम को उन्होंने पाला पोसा था और आगे बढ़ाया था उसकी देखभाल और आगे हमको करनी चाहिए। अगर उसकी तकदीर अच्छी होगी तो पूरी दुनिया में कभी ना कभी उसको मतलब अनुभवी एक्सपीरियंस्ड गुलाम बनने का उसको मौका मिलता था। और इसके अंदर जो कुछ लोग थे वो ये मानते थे कि उस समय में जो गुलाम होते थे वो बेटों से बढ़कर माना गया है यहाँ पर। ठीक है, द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ बदंगास also raise people humble birth who were often their clients। मतलब यहाँ पर जो इनके ऊपर डिपेंडेंट लोग होते थे, बदंगा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अधिकतर अपने गुलामों को, अपने जो विश्वास पात्र लोग जो होते थे, स्लेव्स जो होते थे, उन्हीं को वो अपने जो जितने भी विश्वास के वर्क होते थे वो सारे, या पोस्ट होती थी वो सारे उन्हीं गुलामों को दिया करते थे। ठीक है, क्लाइंट्स मतलब है यहाँ पर आश्रित होना। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और अच्छी राजनीतिक जो ओहदे होते थे उसके ऊपर भी वो उन्हीं को ही बिठाया करते थे, निम्न वर्ग के लोगों को। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कोई उच्च वर्ग का लोग इंसान होगा, मतलब जो पहले से पैसे वाला है, उसको वैल्यू नहीं होगी किसी भी चीज़ की, भले आप उसको पद भी दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, पोस्ट दे देंगे या कुछ भी, मतलब वो और क्या करेगा, वो राजा का विश्वास पात्र बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी उसने हर तरीके का जो आराम है वो सब देखा हुआ है, किसी भी चीज़ की उसने कमी नहीं देखी है। और जो लोग ने कमी देखी होती है, जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं, और अच्छा वर्क करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें पहले देखी नहीं होती हैं। तो ऐसे लोगों को ही वो पॉलिटिकल पोजीशन देते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड द गवर्नर्स, और उन्हीं को वो जनरल और सूबेदार और हर सूबेदार और वो अच्छी पोस्ट जो होती थी सेनापति की, उनके ऊपर उनको दी जाती थी। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और ये इससे क्या होता था कि ये देखा गया है कि ऐसा करने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि राजनीतिक स्थिरता पैदा होती थी इससे। इसके अलावा स्लेव्स एंड द क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। स्लेव्स और जो क्लाइंट्स होते थे वो अपने मास्टर्स के लिए, और जो पेट्रॉन्स होते थे उनके, मतलब जो उनके संरक्षक होते थे, पेट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पर उनका ध्यान रखने वाले जो लोग होते थे, बट नॉट टू देयर हायर्स। वो अपने मास्टर्स के लिए या फिर अपने संरक्षकों के लिए लॉयल होते थे, मतलब ईमानदार होते थे। लेकिन जो उनके हायर्स होते हैं, मतलब जो उनसे ऊपर के अधिकारी जो लोग होते हैं, उनके लिए वो इतना ज़्यादा लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स
नए सुल्तान जो आते थे, मतलब कितनी बार ऐसा होता था किसी राजा ने अटैक किया है और वो राज्य को उसने अपने कब्जे में कर लिया है, तो जो नया राजा आता था या नया सुल्तान बनता था कोई भी, वो अपने नए सर्वेंट लाता था इसी टाइप से। एज अ रिजल्ट असेशन ऑफ द न्यू मोनार्च ऑफ्टन सा कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऐसे नए शासन के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, ऐसे मतभेद बहुत सारे देखे गए बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। नई और पुरानी जो सरदार है, नोबिलिटी का मतलब यहाँ पर नए और पुराने सरदार जो हैं उनके बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी टकराव होता था। द portness of these humble people of Delhi Sultan also shocked many elite and the authors of Persian Tariq certified the sultans for appointing the low and the base born to high offices। मतलब ऐसा त्वारिक के अंदर अगर देखा गया है कि जो त्वारिक थे, फारसी जो लेखक हुआ करते थे, वो इनसे खुश नहीं हुआ करते थे क्योंकि ये अधिकतर नीचे ख़ानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बिठाने में इंटरेस्टेड होते थे। उस समय में जो खिलजीज़ हैं, तुगलक्स हैं, उन्होंने अधिकतर नीचे के ख़ानदान के लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया। इसलिए जो त्वारिक के पर्सियन जो लेखक हैं, फारसी लेखक, वो अधिकतर खुश नहीं पाए गए हैं उस समय में। Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaqs, अब पहले वाले जो सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक जो थे, उन्होंने भी क्या किया था, अपने जो मोनार्च अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नर्स एंड द टेरिटरीज ऑफ द वेराइंग साइज, उन्होंने अपने अलग अलग टाइप से उन्होंने जो अपने कमांडर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने अलग अलग साइज़ के जो टेरिटरीज थी उनके सूबेदार उनको नियुक्त कर दिए थे, मिलिट्री कमांडर्स को। एज अ गवर्नर उन्होंने, गवर्नर का मतलब क्या है यहाँ पर, सूबेदार। गवर्नर मतलब यहाँ पर है सूबेदार। दिस मीन्स गवर्नर इज मीन्स ऑफ सूबेदार। जो मिलिट्री कमांडर है, सेना नायक जो होते थे, उनको गवर्नर भी उन्होंने बना दिया था। दीज लैंड्स कॉल्ड द इक्ता, और जिन टेरिटरीज़ को, जिन साइज़ मतलब कुछ ऐसे साइज़ की जो इलाके थे जिनके ऊपर उनको वो जो लैंड दे दिया गया था उनको राज्य करने के लिए, उसको क्या कहा जाता था, दीज कॉल्ड इक्ता। ओके, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्ता। एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड द इक्तदार, और इक्ता उस टेरिटरी मतलब पर्टिकुलर जो प्लेस होता था जिसके ऊपर ये गवर्नर्स राज्य करते थे, उसको इक्ता कहा जाता था। और इक्तदार किसको कहा जाता था, इक्तदार और मुक्ति कहा जाता था, जो गवर्नर्स उसके ऊपर राज्य करते थे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो छोटे राजा जो होता था वो सब इलाकों का ध्यान नहीं रख पाता था। जैसे कि आज हम देखें कि जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे पीएम हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर बहुत सभी का ध्यान रखते हैं, वैसे पूरे भारत का ध्यान रखते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है कि सब जगह तक वो नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 टाइप से वर्क करती है। पहला नेशनल एंड दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो ऐसे ही उस समय में भी जो राजा था वो सब तरफ ध्यान नहीं रख पाता था, इसलिए उसने क्या किया, अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन टुकड़ों को कहा जाता था इक्ता, उन प्लेसेस को। अब इन इक्ता के ऊपर जो राज्य करते थे छोटे जो राजा, जिनको सूबेदार उन्होंने बना दिया था, उस सूबे के अंदर कुछ भी होगा वो ही ध्यान रखेंगे। जितना भी अगर उनको टैक्स लेना है या कुछ भी करना है, अपने राज्य से में रिलेटेड किसी भी चीज़ का निर्णय लेना है, तो वो सब सूबेदार ही किया करते थे। उनको इक़्तिदार और मुक्ति भी कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज़ वॉज द लीड मिलिट्री कैंपेनिंग एंड द मेंटेन लॉ। और उनका काम क्या होता था मुक्तीज़ का,
मुक्तीज़ का काम होता था कि वो मिलिट्री के जो कैंपेन्स हैं, मिलिट्री की जो व्यवस्थाएं हैं, सैनिक अभियान जो कह सकते हैं, कैंपेन्स होते हैं, उनको मेंटेन करने का, लॉ मेंटेन करने का काम होता था कि लोगों में कानून व्यवस्था बनी रहे, ये उनका काम होता था। ऑर्डर इन देयर इक्ताज़, मतलब उनके जो इक्ता होते थे, इक्ता मतलब उनका जो इलाका होता था उसमें ये मिलिट्री कैंपेनिंग करने का और लॉ मेंटेन करने का और इससे रिलेटेड ऑर्डर देने का काम होता था अपने इक्ता में। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज़ कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज अ सैलरी। और जब उनके यहाँ पर जो गवर्नर्स हैं, इनके सूबेदार जो हैं, वो क्या काम करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम करते थे और ये अरेंजमेंट्स करके, और वो सैलरी भी वही पे करते थे उनको, सूबेदार ही, गवर्नर्स ही अपने इलाके में। कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज द मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिसेस वॉज नॉट इनहेरिटेबल और इफ़ दे वॉज असाइन इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम बिफोर बिहाइंड शिफ्टेड। मतलब कि यहाँ पर ये है कि थोड़े समय इक्ता जो होता था वो कुछ समय के लिए ही उनको मिले थे। मतलब ये जो स्टार्ट की थी गवर्नर बनाने की परंपरा, जो इसके बाद में क्या कर दिया गया था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था यहाँ से, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। और नहीं तो इसके बाद में उसको बिफोर बीइंग शिफ्टेड, मतलब और ज़्यादा वो कुछ कर पाते, इससे पहले उनको शिफ्ट कर दिया गया। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर द irregularly imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. अब इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अलाउद्दीन जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने नौकरी में बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, बहुत सारे कठोर, बहुत टाइट सबको मतलब नियम उन्होंने बहुत टाइट कर दिए। और मुक्ति जो था, मतलब मुक्ति कौन, यहाँ पर जो गवर्नर्स थे उनके द्वारा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब लेने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स उन्होंने वहाँ पर इसको टैक्स को लेने के लिए बना दिए थे, वहाँ पर ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा प्रिस्क्राइब्स बाय द स्टेट्स एंड दैट कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। और मुक्ति जो होते थे उनसे रेवेन्यू तो कलेक्ट करते ही थे और सैनिक भी उनके थ्रू ही वहाँ पर रखे जाते थे। जो सूबेदार होते थे वो सैनिकों को नियुक्त भी किए जाते थे। रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स भी वही मतलब उनका रहता था। अब इसके बाद में आता है एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द cities under their control, forced the landed chieftains, the Samant aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब इसके बाद में जब दिल्ली सुल्तान में कुछ शहरों के अंदर जो हिंटरलैंड होते थे उन्होंने अपने मतलब सुल्तान ने अपने अंडर में ले लिए थे हिंटरलैंड्स को। हिंटरलैंड्स मतलब अंदरूनी जितने भी इलाके थे उनको अपने अंडर में ले लिए थे। और उन्होंने जो लैंड लॉर्डर्स और उस समय में सामंत जो हुआ करते थे और जितने भी अमीर ज़मींदार जो हुआ करते थे, लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने अपने सामने उनकी ऑथोरिटी अपने अंडर में उन्होंने कर ली, मतलब उनको झुकने के लिए मजबूर कर दिया उस समय में। एंड इसके बाद में आता है अंडर द अलाउद्दीन खिलजी स्टेट ब्रॉड द असाइनमेंट एंड द कलेक्शन लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। The rights of the local chieftains to levy tax were cancelled. The administration measured the land, kept careful amounts. अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया
उन्होंने ये किया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल में उस समय में जो रेवेन्यू होता था, ज़मीन के ऊपर लिए जाने वाला जो टैक्स होता था, उसको वसूल करने का जो काम था उन्होंने स्टेट को दे दिया था, है ना। मतलब अब उनके जो मुक्तीज़ हैं या फिर इक़्तिदार है उनके हाथों में नहीं रहा था, ये उन्होंने क्या कर दिया था, स्टेट के कंट्रोल में उन्होंने दे दिया था। और जो लोकल जो इक़्तिदार थे उनसे ये कंट्रोल, जो पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में ये बात की थी कि खिलजीज़ और तुगलक्स जो थे उन्होंने गवर्नर्स बनाए थे, और उन्होंने क्या किया था, मुक्तीज़ और इक़्तिदार हायर, मतलब जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, उनको कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वापस उनसे सब धीरे धीरे छीन लिया गया। इसके बाद में जो सामंत होते थे और ज़मींदार, जो लैंड लॉर्डर्स होते थे, वही क्या जो रेवेन्यू था उसको इकट्ठे करने का काम उनको दे दिया गया था, एज अ मतलब कलेक्ट करने का काम उनको दे दिया गया था। अब ये कितने टाइप्स के टैक्सेस यहाँ पर हैं, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप्स के टैक्सेस हैं यहाँ पर। और ये इम्पॉर्टेंट है कि तुगलक्स और खिलजीज़ के टाइम पे कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे। फर्स्ट है ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड द खिराज, द अमाउंटिंग टू द 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस। मतलब ये था कि उस समय में जो खराज कहा जाता था, इसको कहा जाता था जो किसान जो उगाता था उसके ऊपर 50% कर उसको देना है। मतलब 50% या तो वो जो जिस उगाया है उसने, वो क्या करेगा, वो 50% राजा को जमा करवा देगा, या अगर वो उसको बेचता है तो 50% जो पैसा आता है वो राजा के उसमें जमा करवा देगा। ठीक है। वैसे तो उपज जो होती थी, किसान जो उगाता था, वही आधा राजकोष में जाकर जमा हो जाता था। मतलब जो धान वगैरह जो भी कुछ उगा रहा है वो अपने खेत में 50%, मतलब ये आधा वो खुद रखेगा और आधा राजा को सौंप देगा। इसके अलावा सेकंड जो है टैक्स यहाँ पर ऑन द कैटल, मतलब अगर आप कोई भी जानवर रखते हैं, मवेशी रखते हैं, गाय भैंस बकरी कुछ भी आप अगर रखते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड ऑन हाउसेज़, उस समय भी खिलजीज़ और तुगलक्स के टाइम में भी हाउस टैक्स लगता था। ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड देयर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे इसको भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंबर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान it was a difficult to control distance provisions like the Bengal from Delhi, and soon the annexing southern India, the entire region becomes independent even to Gangetic plain. There were फोर्ट्स एरिया, फॉरेस्टेड एरिया। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिमेंबर, जो याद रखने लायक बात है वो ये है कि उस समय में जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था दिल्ली सुल्तानों के अधिकार कंट्रोल से बाहर था। ठीक है। और दिल्ली से जैसे बंगाल है, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, उनको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। जैसे साउथ है, वेस्ट है, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन था। और इसके अलावा कुछ जो थे यहाँ पर दक्षिण में जो है उन्होंने पूरा विजय प्राप्त कर लिया था, और फिर से मतलब पहले तो उन्होंने दक्षिण के अंदर अपना कब्ज़ा स्थापित कर लिया था, लेकिन फिर से वो क्या हो गया था, एक बार वापस कुड नॉट पेंट्रेट, मतलब कि वो फिर से स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ तक कि गंगा के आसपास के इलाके और गंगा के जो घने जो वन क्षेत्र हैं, ऐसे इलाकों के अंदर भी सेनाएं उस समय में जाने में, सुल्तान की जो सेनाएं होती थी वो गंगा के आसपास के प्लेन में और जो फॉरेस्टेड प्लेसेस हैं, मतलब जंगली इलाके जो हैं, बहुत सघन वन जो होते थे, वहाँ पर जाने में
वो सुल्तान की जो सेनाएं थी वो सक्षम नहीं होती थी, ठीक है, कुड नॉट पेंट्रेट। लोकल चिफ्टन इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन, और जो लोकल लोग होते थे वही यहाँ पर क्या करते थे, स्थानीय जो सरदार होते थे इन ज़मीनों के ऊपर अपना कब्ज़ा रखते थे और इन जंगलों पे अपना अधिकार रखते थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for the short duration। कुछ समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस जो उनके इलाके थे उनको अपने कब्ज़े में ले ज़रूर लिया था, अधिकार जमा लिया था, पर कुछ समय तक ही वो अधिकार रह पाया था, उसके बाद वो नहीं रह पाया था, उनका अधिकार वापस उन्होंने छीन लिया था। अब यहाँ पर चीफ्टन एंड देयर फोर्टिफिकेशंस है, यहाँ पर सरदार और उनकी किलेबंदी क्या होती थी। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि इब्न बतूता 14th century traveler from Morocco अफ्रीका एक्सपेंडेड दैट चिफ्टन समटाइम्स। यहाँ पर अफ्रीकी देश जो है मोरक्का, उसमें 14th century में भारत आए हुए एक इब्न बतूता ने यह बताया है कि सरदार जो होते थे, चिफ्टन्स जो होते थे, वो कभी कभी क्या करते थे, यहाँ बताया गया है, मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ कि वो जो चट्टानी इलाके हैं, उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के जो झुरमुट होते हैं, और भारत में जो होता है ना बांस, वो पोला नहीं, इन इंडिया द बैम्बू इज़ द नॉट हॉलो, कि भारत में बांस पोला नहीं होता है और वो बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे जाते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। इंट्रेड द इवन फायर कैन नॉट अफेक्टेड दैम, मतलब उन बांसों को, बांस जो होते थे उनको इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जाता था कि वो जल नहीं सकते थे उस समय। द चिफ्टन लिव इन दीज फॉरेस्ट, और ये चिफ्टन जो होते थे, सरदार जो होते थे, वो इन फॉरेस्ट में रहा करते थे। सर्व देम द रैम्पर्स, और यहाँ पर और इनसाइड विच आर दे कैटल एंड देयर क्रॉप्स, और वो उस किले को, वो जो फॉरेस्ट होते थे उसको एक किले के रूप में रख के और क्या करते थे, वो मतलब पूरी तरह से उनमें ही अपने जानवरों को रखा करते थे अंदर, और अपनी जो क्रॉप्स होती थी उसमें वो रखा करते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फ्रॉम द विद इन दैट्स रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, और वहाँ पर बारिश का जो पानी है उसको भी वो कलेक्ट करके वहीं रखते थे। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सपेक्टेड बाय द पावरफुल आर्मीज़, और कितनी बार ऐसा होता था कि उनको बहुत सारी सेनाएं भी नहीं हरा पाती थी उस समय में। हु एंटरिंग दीज फॉरेस्ट्स कट डाउन द बैम्बूज विच स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ जो होते थे सेनाएं जो होती थी जंगल में घुसकर खास तौर पे जो स्पेशल जो औजार होते थे उनसे बांसों को वो काट डाला करते थे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर मंगोल्स अंडर द चंगेज खान invaded Transoxiana in the north-east Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of the Muhammad Tughlaq rules. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in the Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let's see how the two sultan dealt with this. अब यहाँ पर है, बात की जा रही है कि चंगेज़ खान जो है यहाँ पर मंगोल था और उसने 1219 के अंदर
कब, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ। जो ईरान है उसमें एक जगह है ट्रांसऑक्सियाना, जो कि अभी वाला जो उज़्बेकिस्तान है उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को भी क्या करना पड़ा था? उनके ऊपर हमला करना पड़ा था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक के जो अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल, और उस समय में अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था, उस समय जब दोनों शासन कर रहे थे, उन्होंने मंगोल्स जो थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। और उन्होंने दिल्ली पर उस समय में क्या कर दिया? दावा बोल दिया। इससे दोनों जो सुल्तान्स थे उनको एक बहुत बड़ी सेना मंगोल्स के खिलाफ खड़ी करनी पड़ी थी, ठीक है। और इतनी बड़ी जो सेना थी उसको, स्टैंडिंग आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, उसको संभालना, मतलब कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस समय में मंगोल्स के डर के कारण, क्योंकि मंगोल्स क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उसके कारण उनको एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करना पड़ी थी। खड़ी करना मीन्स बनाना पड़ी थी। और उस आर्मी को बनाना मतलब कि एक तरीके का उनको लिए चैलेंज था, उनको उस आर्मी को मतलब हैंडल करना, कि उसका खाना, उसका सैलरी, उसका सब कुछ चीज़ें देखना, उसको रखने के लिए भी जगह, सारी चीज़ें उनके लिए क्या थी? चैलेंज थी राजा के लिए, उनके लिए, सुल्तान्स के लिए। अब इसके लिए देखते हैं कि उन्होंने आगे कैसे उस चुनौती का सामना किया। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, इसमें मैं ये इंडेक्स आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ें जो हैं हम इसमें जो टॉपिक्स आए हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं अलाउद्दीन खिलजी का स्टार्ट कर रही हूँ कि दिल्ली में 2 बार अटैक हुए थे इन पे, 1299 और 13 में, और 1302 से 1303 में 2 टाइम्स इनके ऊपर हमला हुआ था। और इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या एक स्टैंडिंग आर्मी रेस करनी पड़ी थी, बनानी पड़ी थी। इसके बाद में अगर मोहम्मद तुगलक को देखा जाए तो मोहम्मद तुगलक के में स्टार्टिंग में सल्तनत पर जो हमला हुआ था और मंगोल को उन्होंने क्या कर दिया था? डिफीट दे दिया था, परास्त कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद तुगलक को इतना अपने ऊपर बिलीव था कि उसने ट्रांसियाना पे हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी, क्या कह सकते हैं कि आर्मी रिसोर्सेज प्लान कर लिए थे उसने अटैक करने के लिए वहाँ के लिए। और एक बहुत स्थायी सेना उसने, मतलब स्टैंडिंग आर्मी जो है वो रेस कर ली थी, बना ली थी। इसके बाद आता है वापस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने सैनिकों के लिए गैरिसन टाउन बना दिए थे, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। और उसको नाम दिया गया था, सीरी नाम दिया गया था उसको। इसके बाद ही अलाउद्दीन खिलजी का ही नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ कि सैनिकों की उस समय में जो फीड करना उनको बहुत मुश्किल हो गया था। फीड करना मतलब पेट भरने का साधन। तो उसके लिए क्या करा उसने? गंगा यमुना के जो बीच के जो प्लेन्स है उसको खेती करना वहाँ पर करवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और 50% पीसेंट ये बना दिया गया था, मतलब 50% हिस्सा जो है उस जगह का, किसानों की जो पैदावार थी उसका 50%, मतलब पैदावार का हिस्सा जो था वो लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था किसानों को वहाँ रख के। इसके बाद आता है सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को पे, ये वाला टॉपिक, सोल्जर्स हैड टू बी पे, अलाउद्दीन चूज टू पे दिस सोल्जर्स सैलरीज कैश रदर देन इक्ताज। और सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए उसने इक्ता जो कि हम कह चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इक्ता के बारे में, कि उन्होंने मिलिट्री जो मैन्स थे उनको ज़मीनें देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने सैलरी देने से ज़्यादा बेटर था उनको
कि उनको अलग अलग जगह का सूबेदार बना दिया गया था उनको। इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकतर जो मर्चेंट्स हुआ करते थे दिल्ली के आसपास के, उन्होंने अपना सामान की कीमतें बढ़ा दी थी, रेस कर दी थी प्राइजेस जो थी, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। इसके कारण जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी अपनी चीज़ों के दाम वहाँ पर बढ़ा दिए थे। और ये सब को कंट्रोल करने के लिए, प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बहुत सर्वे करवाए थे कि आखिर जो मर्चेंट्स है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके लिए जो अगर उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा दाम उन्होंने बढ़ा दिए हैं, अगर निश्चित दर से अगर उन्होंने ज़्यादा, अगर उस चीज़ का भाव उतना ही है या उससे ज़्यादा उन्होंने अगर बढ़ा दिया है तो उसको पनिशमेंट दिया करते थे वो। अब नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वर द क्वाइट सक्सेसफुल। द क्रॉनिकल्स पेस्ड हर रीजन टू चीप प्राइजेस। अब इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया कि इतिहासकारों ने ये बताया है कि कीमतों में कमी आने के लिए बाज़ार में क्या करा उन्होंने, मंगोल से जो खतरा था उनको, उसका भी उन्होंने बहुत, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से मतलब सामना किया था। ठीक है, और जो कीमतें बड़ी अलग अलग टाइप की जो कीमतें थी उसको भी स्थिरता लाने में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मार्केट में सभी जगहों की रेट बराबर एक जैसी होनी चाहिए। इसके लिए भी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। और ये किसमें मिलता है लिखा हुआ, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा बहुत सारी जगहों पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आता है मोहम्मद तुगलक। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन टाउन बनाए थे, वैसे ही मोहम्मद तुगलक ने भी गैरिसन टाउन बनाए थे दिल्ली के चारों तरफ। उन्होंने दिल्ली कुना उन्होंने अपने लोगों के लिए खाली करवा दिया था। सैनिक जो सोल्जर्स ग्रेसेंट बना दिए गए थे, छावनियाँ बना दी गई थी। और जो लोग थे गैरिसन टाउन बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने जो कैपिटल के जो लोग थे उन्होंने दौलताबाद जो साउथ के अंदर है वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने भेज दिया अपनी जो सिटी के लोगों को। इसके अलावा आता है कि उनको भी सेना को खिलाने के लिए बहुत सारी टैक्स इकट्ठा करना पड़ता था आर्मी को फीड करने के लिए, टैक्स टू फीड द आर्मी। इसके अलावा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस भी लगाए थे। लेकिन उसी समय में क्या हुआ था, फैमिन इन द एरिया, मतलब उस समय में अकाल पड़ गया था उसके वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है कि वो, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सैलरीज इक्ता के थ्रू देता था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद तुगलक कैसे देता था। मोहम्मद तुगलक जो था वो अपने सैनिकों को जो सैलरीज है पेड कैसे करता था, उसने जो कुछ ऐसे टोकन्स बनाए थे, मतलब उसने एक ऐसी करेंसी चला दी थी, जैसे कि आज हमारे नोट चलते हैं ना, वैसी करेंसी उसने बना दी थी और सिक्के बना दिए थे। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या होते थे, लोगों को उन जो सिक्के थे उनके ऊपर टोकन्स होते थे, उनके ऊपर बिलीव ज़्यादा नहीं था उनको, वो बहुत चतुर होते थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए क्या करा था, गोल्ड और सिल्वर के जो जितने भी सिक्के होते थे वो अपने लिए बचा के रखे थे, और टोकन जो मिलते थे उनको, टोकन करेंसी, उसी से वो इधर उधर काम चलाया करते थे। और उस समय में जो करेंसी थी वो बहुत चीप थी, सस्ती थी, वो आसानी से बनाई जा सकती थी। इसके अलावा आता है यहाँ पर मोहम्मद तुगलक जो है बहुत अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक जो कदम हैं वो अपने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने उठाया। और इसमें क्या है कि कश्मीर का उस समय में आक्रमण जो किया गया था वो पूरी तरह से
डिज़ास्टर हो गया था, विफल हो गया था। और टॉक्सियाना जो है उसके ऊपर हमला करने का जो विचार है उन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद दौलताबाद जो लोगों को उन्होंने शिफ्ट किया था, अपनी जनता को शिफ्ट किया था, तो लोग बहुत उनसे नाराज़ थे कि उनको यहाँ दिल्ली के इलाके को छोड़कर वहाँ जाना पड़ा दौलताबाद। तो इसके लिए धीरे धीरे क्या हुआ था, गंगा और यमुना के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी धीरे धीरे अकाल पड़ना लोग स्टार्ट हो गया था। जनता बहुत ज़्यादा बगावत करने लग गई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो टोकन जो चलाए थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, उसको भी वो करेंसी को वापस उसको रिकॉल करना पड़ा था। रिकॉल मतलब वापस लेना पड़ा था। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या हुआ था और मोहम्मद तुगलक के टाइम में क्या हुआ था, ये हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। अब यहाँ बात आती है आगे, इन दिस लिस्ट मोहम्मद तुगलक फेल्यूर वी समटाइम्स। अगर हम देखें इतनी सारी भी चीज़ें मोहम्मद तुगलक की बहुत सारी असफलताएं हुई है, फेल्यूर माना गया है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते कि उन्होंने मंगोल्स को डिफीट करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात अगर करें हम, तो अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर conceived as a part of the military offensive against the मंगोल। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा जो मतलब उठाए गए थे कुछ कदम मंगोल के विरुद्ध, जो सैनिक आक्रमण थी उसकी, मतलब उन्हीं की, जो मोहम्मद तुगलक है उन्हीं की योजना का वो हिस्सा रहा था। अब आता है द सल्तनत इन द 15 एंड द 16 सेंचुरी। अब सल्तनत 15 और 16 सेंचुरी में कैसा रहा था, अगर हम टेबल 1 को देखें, यू विल नोटिस आफ्टर द तुगलक्स एंड द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम द दिल्ली एंड द आगरा अंटिल 1526। अगर हम देखें उस समय में 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का ही कंट्रोल रहा था, जब तक जौनपुर, बंगाल, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया के अंदर स्वतंत्र, उस समय में जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स उठ खड़े हुए थे उस समय पे। और उनके जो स्टेट्स थे वो क्या थे, प्रॉस्पीरियस थे। प्रॉस्पीरियस मतलब बहुत ज़्यादा फले फूले हुए थे, है ना। किनके, गुजरात, राजस्थान और इन सब के साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस थे, मतलब कि बहुत अच्छे संपन्न थे, कहने का मतलब है, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ था, दिस वॉज द पीरियड विच सा द इमर्जेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड द राजपूत्स। और उस समय दो नए शासक हमारे सामने उभर के आए थे जो कि अफगान थे और राजपूत थे, ठीक है। अब सम ऑफ दीज स्टेट established in their period were small but powerful and the extremely well administered। शेर शाह सूरी, और उसके बाद में कौन आए थे, शेर शाह सूरी 1540 से 45 तक उन्होंने 5 ईयर्स तक राज किया था। स्टार्ट हिट द करियर एज द मैनेजर ऑफ द स्मॉल टेरिटरी ऑफ द अंकल इन द बिहार एंड द इवेंटुअली चैलेंज्ड एंड द डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शेर शाह सूरी की बात हो रही है। तो बिहार में अपने चाचा के यहाँ पर छोटे से मतलब मैनेजर का काम किया करते थे। आगे चलकर उन्होंने बहुत मुग़ल सम्राट जो हुमायूं है उनको भी डिफीट चुनौती दी थी और उनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। शेर शाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड द एस्टैब्लिश हर ओन डायनेस्टी। उन्होंने अपना खुद का राजवंश स्थापित किया था और सूर वंश के नाम से, सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर। और उन्होंने 15 सालों तक राज किया था, 1540 से 1555 तक।
introduced and the administration that the borrowed elements to the Alauddin Khilji and the made them more efficient. Sher Shah's administration become model forward by the great emperor Akbar. और ये शेर शाह सूरी जो थे 15 ईयर्स तक राज किया था उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी वाले जो कई बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए थे, जो तरीके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाए थे वैसे तरीके उन्होंने भी अपनाए थे और अपने राज्य को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसके बाद अकबर जो थे, अकबर ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर बहुत सारे काम उनकी तरह ही किए थे। इसके बाद जो अकबर था उन्होंने अपना जो टेक्निक है वो शेरशाह सूरी की जो टेक्निक है वो ही अपनाई थी उन्होंने अपना राज्य चलाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। हमारा चैप्टर ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एक बार फिर से बहुत अच्छे से आप ये चैप्टर रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लस वीडियो आप देखेंगे, वीडियो के साथ में आप अपनी बुक खोल के रखेंगे, कौन से टॉपिक में मैंने क्या समझाया है वो आप खुद भी एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आप मेरा वीडियो से समझेंगे और एक बार खुद आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ें मैंने बीच बीच में कुछ टिक्ड की हैं और इम्पॉर्टेंट बोली हैं वो भी आप उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कभी भी इंटरनल क्वेश्चंस में आपसे वो चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, गुड बाय टू ऑल।